हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 एंशिएंट इंडिया कल्चरल यानी प्राचीन भारत की संस्कृति के बारे में। इस चैप्टर में 5 पॉइंट कवर किए गए हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लाइफ ऑफ द पीपल, साइंस, सेंटर ऑफ एजुकेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, भाषा और साहित्य। There was an uninterrupted literary tradition in ancient India. This literature was produced in the Sanskrit, Ardhamakdi, Pali, and Tamil languages. It included religious literature, treatises on grammar, epics, plays, stories, etc. प्राचीन भारत में अनइंटरप्टेड यानी निरंतर कंटिन्यूस साहित्यिक परंपरा थी। यह साहित्य संस्कृत, अर्धमगधी, पाली और तमिल भाषाओं में निर्मित हुआ था। इसमें धार्मिक साहित्य, व्याकरण, महाकाव्यों, नाटकों, कहानियों आदि पर आधारित ग्रंथ शामिल थे। संगम लिटरेचर, संगम साहित्य। संगम मीन्स अ गैदरिंग ऑफ लर्नेड मैन। द लिटरेचर compiled in such gathering is known as Sangam literature. It is the most ancient literature in Tamil. Silapadikaram and Mani Mekhalay are two of its well-known epics. From Sangam literature, we learn about the political and social life in South India during the period. लर्नेड यानी स्कॉलर, विद्वान पुरुषों की गैदरिंग यानी जमावड़े को संगम कहते हैं। ऐसी सभाओं में कंपाइल किए गए साहित्य को संगम लिटरेचर कहा जाता है। यह तमिल का सबसे प्राचीन साहित्य है। सिलपतिकरम और मणि मेघालय इसके दो प्रसिद्ध यानी जाने माने महाकाव्यों में से है। संगम साहित्य से हमें दक्षिण भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में पता चलता है। रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक साहित्य। द इम्पोर्टेंट टेक्स्ट इंक्लूड्स आगम ग्रंथ, त्रिपिटका एंड भगवद गीता। महत्वपूर्ण ग्रंथों में आगम ग्रंथ, त्रिपिटका और भगवद गीता शामिल है। द जैन आगम ग्रंथास आर रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज ऑफ अर्धमगधी, शौरसेनी एंड महाराष्ट्री। द आगम ग्रंथास आर अ कलेक्शन ऑफ द टीचिंग ऑफ वर्धमान महावीर. Literary works like Mahapuranas, biographies, stories, etc. are available in the Apabhramsha language. Siddhasen Divakar wrote Samay Sutta, a work in Prakrit on jurisprudence. Vimal Suri has told the story of Rama in Pomcharya, a poetic work in Prakrit. Haribhadra Suri's Samarai Chakkaha and Udyotan Suri, Kwalam Lakaha are well-known works. जैन आगम ग्रंथ अर्धमगधी, शौरसेनी और महाराष्ट्री की प्रकृत भाषाओं में लिखी गई है। आगम ग्रंथ वर्धमान महावीर की शिक्षाओं का एक संग्रह है। अपभ्रंशा भाषा में महापुराना, आत्मकथाएं, कहानियां आदि जैसी साहित्यिक रचनाएं उपलब्ध है। सिद्धासेन दिवाकर ने समय सुत्ता प्रकृत भाषा में न्याय शास्त्र पर लिखी। विमल सूरी ने रामा की कहानी पौमचर्या में बताई है जो प्रकृत में काव्य कीर्ति है। हरिभद्रा सूरी की समराय चकाहा और उद्योतन सूरी की क्वालम लखाहा प्रसिद्ध रचनाएं हैं। Tipitaka has three pitakas or parts. The word pitaka means a basket or collection. Here it means a section. The Tipitaka is written in Pali. It consists of three categories of text. Tipitaka में तीन पिटाका या भाग है। पिटाका शब्द का मतलब है बास्केट या कलेक्शन, यहाँ इसका मतलब है सेक्शन। तिपिटाका पाली में लिखी गई है। इसमें ग्रंथों के तीन श्रेणियां हैं यानी कैटेगरीज है। फर्स्ट है सुत्ता पिटाका। It includes the text of Gautama Buddha teaching or sermons. They are called suktas. इसमें गौतम बुद्धा की शिक्षाओं या उपदेशों का पाठ शामिल है, उन्हें सुक्तास कहा जाता है। सेकेंड है विनय पिटाका। The word विनय means rules. The विनय पिटाका gives the rules of behavior which bhikkhus and bhikkhunis in the बौद्ध संघा should follow in their day-to-day lives. यहाँ विनय शब्द का मतलब है नियम। विनय पिटाका व्यवहार के नियम देते हैं जो बौद्ध संघा में भिक्खुस और भिक्खुनीस को अपने दैनिक जीवन में पालन करना चाहिए। थर्ड है अभिधम्मा पिटाका। इन दिस बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन हैज बीन एक्सप्लेन्ड। अ टेक्स्ट टाइटल अटकथा अर्थकथा which explains the Tripitakas is well known. Learned women composed gathas, narratives about their own experiences. They have been compiled in the Therigatha. They are in the Pali language. इसमें बौद्ध सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स, उनके नजरिए को एक्सप्लेन किया गया है। एक पाठ का टाइटल यानी शीर्षक है अर्थकथा जो काफी मशहूर है, जो त्रिपिटका को समझाते हैं। पढ़ी लिखी महिलाएं अपने अनुभवों को यानी एक्सपीरियंस के बारे में गाथा यानी कथा की रचना करती है। उन्हें तेरी गाथा में कंपाइल किया गया है जो पाली भाषा में है। द भगवद गीता, which is a sacred text of the Hindus, is a part of the Mahabharata.
The Bhagavad Gita tells us that each one of us should do our duty without expecting rewards. It also says that the path of devotion to God is open to all. भगवत गीता जो हिंदुओं के एक पवित्र ग्रंथ है, यह महाभारत का एक हिस्सा है। भगवत गीता हमें बताती है कि हम में से प्रत्येक को पुरस्कार की अपेक्षा किए बिना अपना कर्तव्य करना चाहिए। यह भी कहती है कि भगवान की भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है। Adi Shankaracharya lived during the 8th century CE. He emphasized knowledge and renunciation. He wrote commentaries explaining the Upanishad, Brahma Sutras, and the Bhagavad Gita. He established 4 maths in 4 directions of India at Badrinath, Dwarka, Jagannath Puri, and Sringeri. आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी यानी 8th सेंचुरी सीई के दौरान रहते थे। उन्होंने ज्ञान और रिनंसिएशन यानी सैक्रिफाइस त्याग पर जोर दिया। उन्होंने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता को एक्सप्लेन करते हुए कमेंट्री लिखी। उन्होंने बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और श्रृंगेरी में भारत की 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। Kautilya wrote the Arthashastra in which he discusses at length what constitutes an excellent administrative system. कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा जिसमें वो लंबी चर्चा करते हैं कि उत्कृष्ट प्रशासनिक प्रणाली क्या है, यानी बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है। ट्रीटिसेस ऑन ग्रामर, व्याकरण पर ग्रंथ। अष्टाध्यायी रिटन बाय द ग्रामरियन पाणिनि is considered to be the standard work on Sanskrit grammar. Patanjali wrote Mahabhashya. It explains the principle given in Panini's Ashtadhyayi. अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखित संस्कृत व्याकरण पर मानक कार्य माना जाता है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। यह पाणिनि के अष्टाध्यायी में दिए गए सिद्धांतों को एक्सप्लेन करती है। अर्षा एंड क्लासिकल एपिक्स। अर्षा और शास्त्रीय महाकाव्य। रामायण एंड महाभारत आर द 2 अर्षा एपिक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। अर्षा मीन्स कंपोज्ड बाय ऋषिज और सेजेस। द रामायण वाज कंपोज्ड बाय ऋषि वाल्मीकि. The main character of Ramayana is Sri Ram. Mahabharata has been composed by the sage Vyas. Its main theme is the war between the Kauravas and Pandavas. It also tells us about Lord Krishna life. The Mahabharata provides a comprehensive picture of the various human sentiments and emotions and their consequences. रामायण और महाभारत प्राचीन भारत के 2 अर्षा महाकाव्य है। अर्षा का मतलब है ऋषियों द्वारा रचित यानी कंपोज किया गया। रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने की थी। रामायण का मुख्य पात्र यानी मेन कैरेक्टर श्री राम है। महाभारत की रचना ऋषि व्यास ने की है। इसका मुख्य विषय यानी मेन थीम कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध है। यह हमें भगवान कृष्णा के जीवन के बारे में भी बताता है। महाभारत अलग अलग इंसानी जज्बात और उनके नतीजों यानी परिणाम को दर्शाता है, पेश करता है। Sometimes there is such a period in the history of languages, literature and art that its glory remain undiminished even later on. The art, literature, etc. produced in such a period is said to be classical. Raghuvansha and Kumar Sambhava by Kalidasa, Kiratarjunya by Bharvi and Shishupalvat by Magha are well-known composition of the ancient period written in classical Sanskrit. कभी कभी भाषा, साहित्य और कला के इतिहास में ऐसा दौर आता है कि उसकी महिमा यानी ग्लोरी बाद में भी कम नहीं होती। ऐसे वक्त में निर्मित कला, साहित्य आदि को शास्त्रीय यानी क्लासिकल कहा जाता है। रघुवंशा और कुमार संभवा कालिदास द्वारा, किरातार्जुनीय भारवी द्वारा और शिशुपल्वत माघा द्वारा शास्त्रीय संस्कृत में लिखी गई प्राचीन काल की प्रसिद्ध यानी मशहूर रचनाएं हैं। थिएटर। India has an ancient tradition of telling a story through songs, music and dance. These arts have been discussed in great detail in the Natya Shastra by Bharat Muni. When these arts are presented with supporting dialogues, they are known as theatre. Among the ancient Sanskrit plays, Swapna Vasavaduta by Bhasha, Abhijanan Shakuntal by Kalidasa, etc. are famous. थिएटर यानी रंगमंच भारत में गीत, संगीत और नृत्य के माध्यम से कहानी कहने की प्राचीन परंपरा है। इन कलाओं की चर्चा भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र में की गई है। जब इन कलाओं को सहायक संवादों यानी सपोर्टिंग डायलॉग के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो उन्हें थिएटर के रूप में जाना जाता है। प्राचीन संस्कृत नाटकों में भाषा द्वारा स्वप्न वसवदूता, कालिदास द्वारा अभिजनन शकुंतल आदि प्रसिद्ध है यानी मशहूर है। नरेटिव लिटरेचर। In the ancient time, storytelling was used to educate people through entertainment. Gunadhyas, Bruhat Katha,
written in a language called Paishachi, is well known. Pancharatna, composed by Pandit Vishnu Sharma, is an excellent example of narrative literature. This text has been translated into many languages. Similarly, Bauddha Jataka tales are also very well known. नरेटिव लिटरेचर यानी कथा साहित्य प्राचीन काल में मनोरंजन के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने के लिए कहानी कहने का प्रयोग किया जाता था। गुणोदयास बृहद कथा पैशाची नामक भाषा में लिखा गया है। पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचरत्न कथा साहित्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पाठ का कई भाषाओं में अनुवाद यानी ट्रांसलेट किया गया है। इस प्रकार बौद्ध जटाका कथा है भी बहुत प्रसिद्ध है, मशहूर है। सेकेंड पॉइंट है लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों का जीवन। द लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया शेड्स लाइट ऑन द वे ऑफ लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ द टाइम. Those were prosperous times due to the flourishing internal as well as foreign trade. The society was divided into different castes. There were organization of traders as well as artisans. This organization were called shrenis. Trade was carried out by sea as well as land routes. Indian goods like fine textile, ivory, precious stone, spices, beautifully made earthen pottery were in great demand in foreign countries. The main crops were rice, wheat, barley, and lentil, masoor. The diet of the people included food items made from these besides meat, fish, milk, ghee, and fruits. The people mostly wore cotton garments, though silk and woolen garments were also worn. Their clothes resemble today's dhoti, uparne, mundsi, sari, etc. The concept of stitching cloths was introduced in India during the Kushana period. प्राचीन भारत का साहित्य उस समय के आम लोगों के जीवन पर प्रकाश डालता है। आंतरिक यानी इंटरनल व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी फलने फूलने लगा था। यह समृद्ध समय था यानी खुशहाल वक्त था। समाज विभिन्न यानी अलग अलग जातियों में विभाजित था। व्यापारियों के साथ साथ कारीगरों के संगठन भी थे। इन संगठनों को श्रेणी कहा जाता था। समुद्र के साथ साथ जमीनी मार्ग से भी व्यापार किया जाता था। भारतीय सामान जैसे कि कपड़े, हाथी दांत, कीमती पत्थरों, मसालों, मिट्टी से बनाए गए खूबसूरत बर्तन की विदेशों में बहुत मांग थी। मेन क्रॉप्स यानी मुख्य फसलें चावल, गेहूं, जौ और मसूर थी। लोगों के आहार में मांस, मछली, दूध, घी और फलों के अलावा इनसे बनाए गए खाद्य पदार्थ शामिल थे। लोग ज्यादातर सूती कपड़े पहनते थे, हालांकि रेशम और ऊनी कपड़े भी पहने जाते थे। उनके कपड़े आज के धोती, उपारने, मुंडसे, साड़ी आदि के समान है। कुशाना काल के दौरान भारत में कपड़े सिलाई का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। थर्ड पॉइंट है साइंस, विज्ञान। मेडिसिन, इंडियन मेडिकल साइंस इज नोन एज आयुर्वेदा. इट हैज अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन. इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ एन इलनेस, इट्स डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. Also much thought has been given to prevention of illness. Jivaka was a well-known Vaidya at the court of King Bimbisara. The Charaka Samhita contains detailed information about clinical diagnosis and pharmacy. It was written by Charak. The famous surgeon Shushruta has discussed the diagnosis of different ailments and their remedies in his treatise, the Shushruta Samhita. The importance of this text is that it discusses the different causes leading to injuries, fractures, their types, and the various types of surgeries required for them. The text was translated into Arabic language and was called Kitab-e Susud. Vagbhata also wrote many books on medical science. The Ashtang Sangraha and Ashtang Hriday Samhita are the most important of them. The Bauddha Bhikkhu Siddha Nagarjuna in his book Rasarat Nakara describe various chemicals and metals. मेडिसिन यानी चिकित्सा। भारतीय चिकित्सा विज्ञान को आयुर्वेदा के रूप में जाना जाता है। इसकी बहुत पुरानी परंपरा है। इसे बीमारी के लक्षणों, उसकी जांच और उपचार किया जाता है। साथ ही बीमारी की रोकथाम के लिए बहुत जोर दिया जाता है। राजा बिंबिसारा के दरबार में जीवाका एक प्रसिद्ध वैद्य थे। चारका संहिता में उपचार और फार्मेसी के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है। इसे चारक ने लिखा था। प्रसिद्ध सर्जन सुश्रुता ने अपने ग्रंथ सुश्रुता संहिता में अलग अलग बीमारियों की जांच और उनके उपचार पर चर्चा की है। इस पाठ का महत्व यह है कि इसमें चोटों, फ्रैक्चर्स, उनके प्रकार और उनके लिए आवश्यक अलग अलग प्रकार की सर्जरी पर चर्चा की गई है। पाठ का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया है यानी ट्रांसलेट किया गया था और उसे किताब सुसूद कहा गया था। वाग्भटा ने चिकित्सा विज्ञान पर कई पुस्तकें लिखी। अष्टंग संग्रह और अष्टंग हृदय समृता उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है। बौद्ध भिक्खु
सिद्धा नागार्जुना ने अपनी पुस्तक रसायन नकारा में अलग अलग रसायनों और धातुओं का वर्णन किया है। मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, गणित और खगोल विज्ञान। द एंशिएंट इंडियंस had studied mathematics and astronomy at great depth. Indians were the first to use the numerals 1 to 9 and 0. They invented the concept of decimal system in which the value of digit changes according to its place, ekam, daham, units, tens, etc. The scientist Aryabhatta wrote the book Aryabhatya, which includes many formulae for mathematical operations. Aryabhatta was also an astronomer. He stated that the earth revolved around the sun. Varamihir wrote the famous text Pancha Siddhantika in the 6th century AD. This text discusses principle of Indian astronomy along with the principle of astronomy from Greek, Roman and Egyptian civilization. The texts of the mathematician Brahmagupta, who lived in the 7th century CE, were translated into the Arabic language. प्राचीन भारतीयों ने गणित और खगोल विज्ञान का काफी गहराई से अध्ययन किया था। अंक 1 से 9 और शून्य का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति भारतीय थे। उन्होंने दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम का इन्वेंशन यानी आविष्कार किया, जिसमें डिजिट की वैल्यू उसके प्लेस के हिसाब से चेंज होती है, एकम, दाहम यानी यूनिट्स, टेंस। वैज्ञानिक आर्यभट्टा ने आर्यभट्टिया पुस्तक लिखी, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए कई फॉर्मूले शामिल थे। आर्यभट्ट एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। उन्होंने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। वारामिहिर ने 6ठी शताब्दी यानी 6th सेंचुरी एडी में प्रसिद्ध ग्रंथ पंच सिद्धांतिका लिखा था। ये पाठ इंडियन एस्ट्रोनॉमी के सिद्धांतों के साथ साथ ग्रीक, रोमन और इजिप्ट की सभ्यताओं प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी पर चर्चा करता है। मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता, जो 7वीं शताब्दी यानी 7th सेंचुरी सीई में रहते थे, उनके ग्रंथ का अनुवाद यानी ट्रांसलेट अरबी भाषा में किया गया था। फोर्थ पॉइंट है सेंटर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा केंद्र। देयर वर मेनी फेमस सेंटर्स ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। स्टूडेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो केम देयर फॉर देयर स्टडीज। प्राचीन भारत में शिक्षा का कई प्रसिद्ध केंद्र थे। पढ़ाई के लिए दूसरे देशों के छात्र भी वहां आते थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। Takshashila was an important city on the ancient Indian trade route. Today it is in Pakistan. Archaeological evidence found there suggests that the city was established in the 6th century BCE. Jivaka, a contemporary of Gautam Buddha and a famous Vaidya, had studied at Takshashila University. By the 4th century BCE, the fame of the university had spread far and wide. Chandragupta Maurya, the founder of the Maurya Empire, was educated at this university. The grammarian Panini and the Vaidyacharaka were also students of Takshashila University. The Greek historians who accompanied Alexander have also given a description of the university. They have stated that such a university did not exist anywhere in Greece. The famous Chinese Bauddha Bhikkhu Fa Hing, who came to India around 400 CE, also visited the Takshashila University. The university provided education in various subjects such as Vedic literature, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स, लॉजिक एक्सेट्रा। प्राचीन भारतीय व्यापार मार्ग पर तक्षशिला एक महत्वपूर्ण शहर था। आज ये पाकिस्तान में है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि यह शहर 6ठी शताब्दी यानी 6th सेंचुरी बीसी में स्थापित हुआ था। जीवाका, जो गौतम बुद्ध के समय के थे, जो एक प्रसिद्ध वैद्य थे, उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। 4th सेंचुरी बीसीई तक विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। चंद्रगुप्ता मौर्य, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, ने इस विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी की। ग्रामरियन पाणिनि और वैद्यचारक तक्षशिला विश्वविद्यालय के छात्र थे, स्टूडेंट्स थे। अलेक्जेंडर के साथ आए ग्रीक इतिहासकारों ने भी विश्वविद्यालय का विवरण दिया है। उन्होंने कहा है कि ग्रीस में ऐसा विश्वविद्यालय कहीं भी मौजूद नहीं था। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिखु फा हिंग, जो लगभग 400 सीई में भारत आए थे, उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय का दौरा किया था। विश्वविद्यालय ने अलग अलग विषयों जैसे वैदिक साहित्य, बौद्ध दर्शन, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र यानी लॉजिक आदि में शिक्षा प्रदान की। वाराणसी, द रिवर गंगा हैज टू ट्रिब्यूटरीज, वारणा एंड असी. द सिटी लोकेटेड बिटवीन them came to be called Varanasi. Since ancient time, it has had center which provided education in the areas of Vedic as well as Jain and Buddhist philosophy. गंगा नदी के दो सहायक नदियां हैं, वारणा और असी। उनके बीच स्थित शहर को वाराणसी कहा जाने लगा। प्राचीन काल से
इसके पास ऐसे केंद्र हैं जो वैदिक के साथ साथ जैन और बौद्ध दर्शन के क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान कराते हैं। वल्लभी Wallabi was an ancient city in Saurashtra, Gujarat. From the 5th to the 8th century CE, it was an important center of Jain and Buddhist philosophy. Yuan Chuang and Itzing, the Chinese Buddha Bhikkhu, had visited Wallabi. वल्लभी गुजरात के सौराष्ट्र में एक प्राचीन शहर था। 5th से 8th सेंचुरी सीई तक यह जैन और बौद्ध दर्शन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। युआन च्वांग और इट्सिंग चीनी बुद्धा भिक्षुओं ने वल्लभी का दौरा किया था। Nalanda University. The remains of the ancient Nalanda University can be found near today's Patna city in Bihar. Emperor Harshvardhan made generous donation to this university. According to the description of Yuan Chuang and Itzing, Nalanda University could accommodate thousands of students. The library stocked thousands of books. Students seeking admission to the university had to appear for an examination at the entrance gate. नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज बिहार के पटना शहर के पास पाए जाते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने इस विश्वविद्यालय को उदार दान दिया। युआन चुआंग और इट्सिंग के वर्णन के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय हजारों छात्रों को समायोजित यानी एकोमोडेट कर सकता है। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में हजारों किताबें रखी गई थी। विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को प्रवेश द्वार यानी एंट्रेंस गेट पर एक परीक्षा देनी होती थी। Vikramshila University. This university was located near today's Bhagalpur in Bihar. It was established by a king named Dharampal in the 8th century CE. It has 6 viharas, each having its own separate entrance. ये विश्वविद्यालय आज बिहार के भागलपुर के पास स्थित है। इसकी स्थापना 8th सेंचुरी सीई में धर्मपाल नामक राजा ने की थी। इसमें 6 विहारास थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग प्रवेश द्वार था। कांची During the reign of the Pallava dynasty, 6th century CE, Kanchi in Tamil Nadu emerged as an important center of education. It was a center for the teaching and learning of Vedic, Jain and Buddhist texts. 6th century CE में पल्लव वंश के शासनकाल के दौरान तमिलनाडु का कांची शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा था। यहाँ वैदिक, जैन और बौद्ध ग्रंथों को सीखने और सिखाने का केंद्र था। 5th पॉइंट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और वास्तुकला। Indian architecture reached its peak during the Maurya and the Gupta period. The stone pillars erected by Emperor Ashoka at various places are excellent example of Indian sculpture. The stupa at Sanchi and cave sculptures at Udaygiri, Khandagiri, Karla, Nasik, Ajanta, Ellora, etc. show that the same tradition advanced even further. The art of making images was developed during the Gupta period. Temple architecture developed during the reign of Chalukya and Pallava dynasty in South India. The temples of Mahabalipuram are a testimony to this architecture. The art of making bronze images of deities emerged during the period of Pallavas. The iron pillar at Mehrauli near Delhi is evidence of the advanced knowledge of metallurgy of the ancient Indians. मौर्य और गुप्ता काल के दौरान भारतीय वास्तुकला यानी इंडियन आर्किटेक्चर अपने चरम यानी पीक पर पहुंच गई थी। सम्राट अशोक द्वारा विभिन्न स्थानों पर बनाए गए पत्थर के खंभे भारतीय मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। सांची में स्थित स्तूपा और उदयगिरी, खांदागिरी, कार्ला, नासिक, अजंता, एलोरा आदि गुफाओं की मूर्तियां दर्शाती है कि यह परंपरा आगे और बेहतरीन बन गई। चित्र बनाने की कला गुप्ता काल के दौरान विकसित की गई थी। दक्षिण भारत में चालुक्य और पल्लव राजवंशों के शासनकाल के दौरान मंदिर वास्तुकला विकसित हुई। महाबलीपुरम के मंदिर इस वास्तुकला के प्रमाण है। पल्लव की अवधि के दौरान देवताओं को पीतल से चित्र बनाने की कला सामने आई। दिल्ली के पास महरौली में लोहे के स्तंभ प्राचीन भारतीयों के धातु विज्ञान के उन्नत ज्ञान यानी एडवांस नॉलेज का प्रमाण है, सबूत है। Thus it is clear that ancient Indian culture was very prosperous and advanced. In the next chapter we will study India's contact with other civilization and its far-reaching impact. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति बहुत समृद्ध और उन्नत थी। अगले चैप्टर में हम अन्य सभ्यता और उसके साथ भारत के संपर्क का अध्ययन करेंगे और उनके दूर तक पड़ने वाले प्रभाव को समझेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आंसर इन वन सेंटेंस। मेक अ लिस्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज। प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय की सूची बनाएं यानी लिस्ट बनाएं। आंसर तक्षशिला, वाराणसी, वल्लभी, नालंदा, काची एंड विक्रमशिला were the important universities in ancient India. तक्षशिला, वाराणसी, वल्लभी, नालंदा, काची और विक्रमशिला प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय थे।
मेक अ लिस्ट ऑफ द इंडियन गुड्स डेट वेर इन डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज। उन भारतीय वस्तुओं की सूची तैयार करे यानी लिस्ट बनाए जिनकी विदेशों में मांग थी। आंसर, फाइन टेक्सटाइल, आइवरी आर्टिकल्स, प्रीशियस स्टोन, स्पाइसेस एंड अर्थन पॉट्स वेर द इंडियन गुड्स डेट वेर इन डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज। कपड़ा, हाथी दांत से बनी चीजें, कीमती पत्थर, मसाले और मिट्टी के बर्तन ये भारतीय सामान थे जिनकी विदेशों में मांग थी। नेम द फॉलोइंग। एपिक्स एंड पोएटिक कंपोजिशन ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत की महाकाव्य और काव्य रचनाएं। आंसर, रामायणा एंड महाभारता, आगम ग्रंथ, संगम, नंबर 0, पाली, किताब सुसूत, कन्नड़। फिल इन द ब्लैंक्स। द एपिक रामायणा वॉज कंपोज्ड बाय ऋषि डैश। महाकाव्य रामायण की रचना डैश ऋषि ने की थी। आंसर, वाल्मीकि। द साइंस ऑफ इंडियन मेडिसिन इज कॉल्ड डैश। भारतीय चिकित्सा विज्ञान को डैश कहा जाता है। आंसर, आयुर्वेदा। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट कुड लिव एट द डैश यूनिवर्सिटी। हजारों छात्र डैश विश्वविद्यालय में रह सकते थे। आंसर, नालंदा। आंसर इन ब्रीफ। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय तिपिटाका। तिपिटाका का क्या मतलब है, इसे एक्सप्लेन कीजिए। आंसर, तिपिटाका इज द बुद्धिस्ट रिलीजियस वर्क इन पाली। Tipitaka means that which is divided into 3 parts. These are Vinay Pitaka that prescribes the rules for regulating the Buddhist sanghas. Sutta Pitaka are the common teaching of Buddha. Abhidhamma Pitaka is the systematic analysis of the Buddhist doctrines. Tipitaka पाली में बौद्ध धर्म का कार्य है। तिपिटाका का मतलब है जो 3 भागों में विभाजित है। विनय पिटाका है जो बौद्ध संघों के नियमन के नियमों को निर्धारित करते हैं। सुट्टा पिटाका बौद्ध के सामान्य शिक्षाएं हैं। अभिधम्मा पिटाका बौद्ध सिद्धांत का व्यवस्थित विश्लेषण है। व्हाट इज द मैसेज ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता का संदेश क्या है। आंसर, द भगवद गीता टीचेस दैट वन शुड कैरी आउट वंस ड्यूटीज विदाउट एक्सपेक्टिंग मटेरियल गेन्स। भगवद गीता सिखाती है कि व्यक्ति को भौतिक लाभ की अपेक्षा के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। व्हाट एस्पेक्ट डज आयुर्वेदा टेक इनटू अकाउंट। आयुर्वेदा किन पहलुओं को ध्यान में रखता है। आंसर, आयुर्वेदा इज द एंशिएंट इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन। इट गिव्स डिटेल्ड सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड फार्मेसी मेडिसिन। इट गिव्स टिप्स अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द अकरेंस ऑफ द डिजीजेस। आयुर्वेदा चिकित्सा का प्राचीन भारतीय विज्ञान है। ये रोगों के विस्तृत लक्षण के बारे में बताता है। ये जांच यानी क्लिनिकल डायग्नोसिस और फार्मेसी यानी दवाओं के बारे में जानकारी देता है। ये लोगों को बीमारियों से बचने के लिए निवारक उपायों के बारे में सुझाव देता है। व्हाट इज मीन बाय संगम लिटरेचर। संगम साहित्य का क्या मतलब है। आंसर, इन साउथ इंडिया लर्नेड स्कॉलरली मैन ऑफ लेटर्स केम टुगेदर इन assemblies called संगम ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स। The literature composed by this man is known as Sangam literature and it is the most ancient literature in the Tamil language. It includes both prose and poetry. दक्षिण भारत में अलग अलग काल के दौरान पढ़े लिखे लोग और विद्वानों ने मिलकर संगम नामक सभाओं में भाग लिया। इन विद्वानों द्वारा रचित साहित्य को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है और ये तमिल भाषा के सबसे प्राचीन साहित्य है। इसमें गद्य यानी कहानियां और कविताएं दोनों शामिल है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मौर्य एंड गुप्ता पीरियड। मौर्य और गुप्ता काल की कला और वास्तुकला। आंसर, द एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर फ्लरिश फ्रॉम द मौर्य पीरियड ऑनवर्ड्स। इट रीच्ड its apex during the Gupta period. It consisted of such structures as stupas, cave sculptures, viharas, temples and pillars. Stupa at Sachi, cave sculptures at Karla, Junnar, Nasik, Ellora, Ajanta are some of the examples of the ancient Indian architecture. There was also remarkable progress in metallurgy as is evident from the iron pillar at Mehrauli. प्राचीन भारतीय वास्तुकला मौर्य काल से फली फूली। ये गुप्ता काल में अपने शीर्ष पर पहुंच गया। इसमें स्तूपा, गुफा मूर्तियां, विहार, मंदिर और स्तंभ जैसी संरचनाएं सम्मिलित थी। सांची में स्तूपा, कार्ला, जुन्नार, नासिक, एलोरा, अजंता गुफा की मूर्तियां प्राचीन भारतीय वास्तुकला के कुछ उदाहरण हैं। धातु विज्ञान में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई, जैसे कि महरौली में लोहे के स्तंभ से स्पष्ट है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।